बल्कि आप कहें तो 3 लोगों को एक साथ बुला लेता हूं। मैं बुलाने जा रहा हूं भाई शमीम खान साहब को, अली अशरफ भाई साहब को और शानू पठान साहब को। ये तीनों लोग मिलकर किसी को बुलाएंगे। मैं इन्हें बुला लेता हूं, ये जिसको बुलाएंगे आप सब समझ जाएंगे कि अब ये किसे बुलाने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे तीनों अदब दोस्त माइक पर हैं। जिसका पूरे मुमरा कौसा को इंतजार था, मैं जनाब कन्हैया कुमार जी को आवाज देना चाहता हूं कि वो आपके बीच में आ जाएं, क्योंकि उनको जाना भी है। और एक नारा हम लोग देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। के जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करें हमारे शहर में। कन्हैया कुमार आगे बढ़ो। अच्छा, अगर आप कन्हैया कुमार जी से उनके खिताब के साथ वो जादुई नारे भी सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से उस जोश का इजहार करना पड़ेगा। अपनी जगह से खड़े होकर कन्हैया कुमार जी का इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों से। बैठ जाइए। ये ऐसे ही आपको उठक बैठक कराते रहेंगे। सरकार कहेगी कि कभी कागज दिखाइए, कभी दादाजी के दादाजी का नाम बताइए। ऐसे ही जनता परेशान है, कितना उठक बैठक कराइएगा। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मुंब्रा के आप सभी निवासियों को, आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं शायर नहीं हूं और मैं शेर भी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तो इंसानी फितरत ये होती है कि सिनेमा के बीच में अगर प्रचार आए तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है क्या? तो आप लोग सब जो है शायरों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और अच्छा ठीक, तो मैं बस उसमें कुछ बात अपनी जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि जब मैं यहां आ रहा था तो कई साथियों ने मुझे फ़ोन किया महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, कहा कि जब देश में ऐसा वक्त है, ऐसे हालात हैं, जब पूरा देश अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तब उस वक्त में मुशायरा होना कितना जायज़ है। मैं थोड़ी देर सोच में था और फिर मुझे जर्मनी में जो एक बड़ा खूंखार शासक हुआ था हिटलर, उसका दौर याद आया। और उस वक्त के जो फनकार थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, जो गायक थे, उन्होंने इस बात पर सहमति बनाई कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, गाए जाएंगे, अंधेरे समय के बारे में ही गाए जाएंगे। तो आज जो पूरा देश रिपब्लिक मना रहा है, गणतंत्र को सेलिब्रेट कर रहा है, वैसे दौर में सिर्फ रैलियां आयोजित करने से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। अगर हम आज़ादी का मतलब समझते हैं तो आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए एक रस्म अदायगी भर नहीं है। हमारे लिए वो आज़ादी को हम रोज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारा जो हक है, उस हक को, अपनी मोहब्बत को, यहाँ के पहाड़ से, मिट्टी से, नदी से, झरने से, तमाम तरीके की बोलियों से, हर इलाके के लोगों से प्रेम करने की बात है। और जो कहता है कि मैं देश प्रेमी हूं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं इस समुदाय से नफरत करता हूं तो मैं उस समुदाय से नफरत करता हूं। क्योंकि जब आपको देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से बनता है।
और भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत करना, उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा होना, यही देश प्रेम है, यही देशभक्ति है। यह बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक सरकार बनी है देश में, वो सरकार अपना काम नहीं कर रही है, लोगों से उसके देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रही है, सर्टिफिकेट मांग रही है। पिछले 5 साल ये देश की जनता से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने में बिता दिए, अगला 5 साल ये आपके दादाजी के दादाजी का कागज मांगने में बिता देना चाहते हैं। इसीलिए जो लड़ाई है आज के दौर में, जो पूरे देश में लड़ा जा रहा है, वो लड़ाई हक की लड़ाई है और ये हर मोर्चे पे लड़ी जाएगी। यहां जो फनकार बैठे हैं ये अपनी नज़्मों, अपनी गजलों से इसके खिलाफ लड़ेंगे। जो दुकानदार मेरी बात सुन रहे हैं, उनके दुकान पे जो ग्राहक आता है उनको बता करके, समझा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों से बात करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो फिल्मकार हैं वो फिल्म बना करके लड़ेंगे, और जो विद्यार्थी है मुट्ठी तान कर आजादी का नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज जब पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है, एक बड़ी शर्मनाक बात हम लोगों की जानकारी में आई जी। ये लोग आज के दिन व्हाट्सएप पे ये मैसेज चला रहे थे कि 1950 में जो संविधान बना उसमें सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, इसीलिए 1950 में जो संविधान बना उसमें जब सेकुलरिज्म शब्द नहीं था तो इस सेकुलरिज्म शब्द को हम नहीं मानते हैं। कितना बड़ा नाटक है, इस नाटक को आप समझ लीजिए। बाहर से मेहमान बुलवाकर, दुनिया भर का कैमरा लगवाकर देश के मंत्री और प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हम रिपब्लिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी वक्त जो आईटी सेल है वो लोगों के दिमाग में ये डाल रहा है कि सेकुलरिज्म संविधान के में बाद में जोड़ा गया है। मैं इस पर कमेंट करने से पहले बस आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को जब गांधी जी की जयंती होती है तो उस वक्त ये लोग व्हाट्सएप पे चलाते हैं गोडसे को जिंदाबाद। ये जो मानसिकता है, ये पूरी की पूरी लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता का ही नतीजा है कि देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदला लेंगे। बताइए, कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि हम बदला लेंगे? अगर आप बदला लेने के लिए सरकार में आए हैं, इसका मतलब आपका बदलाव का नारा झूठा था, झूठा था, ढोंग था वो। इसीलिए हम जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं, इस बदला की मानसिकता से कैसे लड़ेंगे? हमको यह समझना पड़ेगा कि बाबर के बारे में जो गलत जानकारी व्हाट्सएप पे फैलाई जाती है, या नेहरू के बारे में जो गलत जानकारी व्हाट्सएप पे फैलाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि न सिर्फ जुम्मन का बल्कि मोहन का भी घर हड़प लिया जाए और देश की जनता आपस में हिंदू मुसलमान करती रह जाए। एक बात सोच के बताइए कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो उसको यहूदियों पे कब्जा करना था कि जर्मनी पे कब्जा करना था? आज हिंदुओं के मन में यह बात डाली जा रही है। मेरा नाम कन्हैया है। हमारे यहां जो फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप चलता है ना, उसमें कैसे कैसे मैसेज आते हैं वो हम जानते हैं। आज जो ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान का प्रॉब्लम है, हिंदू को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं साफ साफ आप तमाम लोगों के सामने ये बता दूं
कि ये जो CAA, NRC और NPR है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इस देश के तमाम गरीब आवाम को परेशान करने के लिए लाई गई है। इस बात को आप समझ लीजिए। और एक छोटा सा सूत्र है, माने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो सवाल नहीं है कि आप उसमें उलझ जाएं कि मुर्गी आया पहले कि अंडा। सीधा आप समझ लीजिए कि इनको CAA लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इनको CAA 2019 में लाना था तो इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून 2003 में क्यों पास किया। CAA इनको इसलिए लाना पड़ा कि जो पूरे देश में ये NRC करना चाहते हैं NPR के द्वारा, उसमें से हिंदू आबादी को यह कंफ्यूज किया जा सके कि तुम मत घबराओ, तुमको तो CAA के तहत नागरिकता दे देंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि नागरिकता दे देंगे ये मुंह से बोल रहे हैं, जैसे बोले थे कि 15 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसकी समस्या क्या है उसको आप समझ लीजिए कि महज कागज के टुकड़े की गलती के चलते जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके ये आजादी दिलाई, ये गणतंत्र बनाया, आज उनकी संतानों को उनके घरों से और उनके अधिकारों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जिनको लगता है कि हमको CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी जब हमारा नाम NRC और NPR से बाहर होगा, तो कब दे देंगे। मान लीजिए कि कागज की गलती के चलते आपके परिवार में 2 लोगों का नाम है और 2 लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है, तो जो 2 लोग बाहर हुए हैं क्या उनको CAA के तहत हाथों हाथ नागरिकता दे दी जाएगी? 6 साल लगेगा। उस 6 साल में सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर जाकर के उसी 6 साल के भीतर आपको अपने संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार और सभी मूलभूत अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू आबादी को यह बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आसाम में 19 लाख लोगों में से जो 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम बाहर हुआ, तो अमित शाह को लगा कि अब तो गद्दी पे नहीं बैठे रह पाएंगे क्योंकि वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो CAA हिंदू आबादी को यह समझाने के लिए लाया गया कि देखिए ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बाहर से जो लोग आएंगे प्रताड़ित होकर के गैर मुसलमान, उनको नागरिकता देने के लिए है। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। असली मंशा यह है कि अप्रैल से पूरे देश में NPR होगा और NPR में क्या होगा? सरकारी बाबू आपके घर में आएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मसलन ये कि आपके गार्जियन, आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए और कब पैदा हुए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लड़के को ही नहीं पता है कि उसका असली बर्थ डेट क्या है, भला वो अपने बाप का असली बर्थ डेट कैसे बताएगा? अगर बाप से पूछ भी लिया तो बाप उसको क्या जवाब देगा? अरे बाबू उस साल बहुत बारिश हुआ था, उसी साल पैदा हुए थे। बताइए आप कौन कागज दिखाएंगे? कागज की स्थिति क्या है? एक वोटर कार्ड का आप उदाहरण ले लीजिए। एक भी आदमी अपना वोटर आईडी में अपना चेहरा पहचान सकते हैं? चेहरा आपका रहेगा और नाम जो है आपकी पत्नी का उस पर चढ़ा हुआ रहेगा। जिंदा लोगों का नाम कट जाता है और मरे हुए लोगों का नाम जुड़ जाता है और वो वोट भी दे आते हैं। योगी जी के राज्य में एक मरे हुए व्यक्ति पे मुकदमा कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है। रोज जो है आ करके टीवी में बैठ करके इस पूरे आंदोलन को तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बोला गया कि शाहीन बाग में लोग पैसा लेकर के आए हैं।
हाँ, तो जो लोग पैसा दे करके अपनी रैली में मोदी मोदी करने के लिए भीड़ बुलाते हैं, वो तो यही सोचेंगे। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही दिखेगा। उसके बाद क्या बोले कि नहीं नहीं, देखिए दिल्ली की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। जो माएं अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर, यहां तो ठंडा नहीं है, दिल्ली में बड़ी जबरदस्त सर्दी है, वहां बैठती हैं रात को, क्या उनको परेशानी नहीं हो रही है? बड़ा शौक चढ़ा है उनको रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करने का। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, आज जिस रिपब्लिक को हमने सेलिब्रेट किया है, उस जन गण मन और उस गणतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो हमारा आजादी का अधिकार है, जो आजादी हमको 1947 में मिली, जो संविधान हमको 1950 में मिला, जिस संविधान ने हमको हम भारत के लोग बनाया, ये जो हम भारत के लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। गणतंत्र को आज के डेट में लाठी तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम लोगों को भी, अगर मन में दिल के किसी कोने में थोड़ी सी भी खौफ है, तो उसको निकालिए और कहिए कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वाह वाह वाह। किसी भी सूरत में वाह इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को हम लाठी तंत्र नहीं बनाने देंगे। वाह। और इस देश का जो संविधान है, जो कहता है कि किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो नहीं होगा। आज वो जो एक गायक है, हमको भी लिफ्ट करा दे, हाँ, और फिर अब लिफ्ट कराते कराते जो है, आज जो है वो पद्मश्री लिफ्ट किए हैं। क्या है मामला? जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान को चुन लिए, वहां के एक आदमी को आप नागरिकता भी दे रहे हैं और पद्मश्री भी दे रहे हैं। और जिन मुसलमानों ने 47 में पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान को चुना, आज उनसे आप उनके बाप दादों का कागज मांग रहे हैं। कागज दिखाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कागज जो तुम मांग रहे हो वो गलत कागज मांग रहे हो। कागज अगर देखना है तो हम नौजवानों का BA, MA, MBA, BTech, PhD, पॉलिटेक्निक, उसका कागज देखो, उसकी डिग्री देखो और बताओ कि रोजगार कहां है। इसीलिए इस पूरी लड़ाई में 4 मुख्य बातों का हमको ध्यान में रखना है। पहला, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? गांधी को मानते हैं ना, तो इतना शर्मा के काहे बोल रहे हैं? गोडसे को मानने वाला शर्माता है, गांधी को मानने वाला नहीं शर्माता है। गांधी को मानते हैं ना? गांधी ने एक बड़ी शानदार बात कही थी कि कभी भी जनता हिंसा नहीं करती है। आप लोग क्या पत्थर लेके मीटिंग सुनने के लिए आए हैं? नहीं ना। किसी भी भीड़ में जो आम जनता होती है वो हिंसा करने के लिए नहीं जाती है। तो फिर हिंसा होता कैसे है? उसी साइंस से, जिस साइंस से दंगा होता नहीं है कड़वाया जाता है, उसी साइंस से हिंसा होती नहीं है कड़वाई जाती है। पहला काम हम लोगों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में जो बिके हुए लोग हैं, अरे मुख्तार अब्बास नकवी है ना बीजेपी में जी, फिर कौन ऐसा चीज है जो इस देश में बिकता नहीं है? लेकिन इस हुक्मरान को आपको एक चीज बताना होगा कि तुम दुनिया की तमाम धन दौलत पैदा कर लोगे, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो हमारे भीतर का इंसान और हमारा ईमान नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए ये जब हक और ईमान की लड़ाई है तो उसमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि जो आपके आंदोलन को गुमराह नहीं करे। अंग्रेजी में हम लोग एक बात कह रहे हैं सब लोग मिल करके, डोंट बी साइलेंट एंड डोंट बी वायलेंट। वाह, आज के दौर में चुप रहना गुनाह है। सच्ची बात। जो कर सकते हैं आप, अगर आप फिल्म बना सकते हैं फिल्म बनाइए, अगर सब्जी बेचते हैं तो किसी पढ़े लिखे को बोलिए कि हमको 100 पर्चा दे दो छाप करके,
जो सब्जी लेने के लिए आएगा उसको मिर्च के साथ ये पर्चा भी पकड़ाया करेंगे। आप अगर घर घर जाकर के डीटीएच लगाते हैं तो उनसे जाइए, उनका लगाइए, उनको मेहनत कीजिए, और जब वो थैंक यू कहने लगे तो उनको कहिए कि हम अगली बार आकर के फिर आपका काम करेंगे। बस ये जो हम संविधान बचाने की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। 10 रुपया आप हमको कम दीजिए, लेकिन आज जो हमारे वजूद पे हमला है उसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। भाषण देना आता है तो ठीक है, अगर नहीं देना आता है तो किसी और का भाषण अपने प्रोजेक्टर पे लगा करके नुक्कड़ चौराहों, गांवों, गलियों में लोगों को घूम घूम करके बताइए, तब जाकर के ये लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी चेहरे की मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है, किसी नेता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस बात के लिए है कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं हो कि ये देश उनका नहीं है। ये देश सबका था, है और सबका ये देश रहेगा। ये वो लड़ाई है। जबरदस्त। इसीलिए आजाद देश में हम आजादी की बात बुलंदी से करेंगे और ढोंगी को चैलेंज करते हैं। ढोंगिया सुन लो, जितना तुमको पावर है ना, पावर, पूरा पावर लगा दो। तुम्हारा जो था ना मालिक, जो देश पे राज करने के लिए आया था, उसको भी इस देश की जनता ने खदेड़ करके भगाया था, तुमको भी भगाएंगे। याद रखना इस बात को। कितने लोगों को जेल में डाल दोगे? कितने लोगों को टीवी चला चला करके बदनाम कर दोगे? कितनी महिलाओं के बारे में बोलोगे कि 500 रुपया लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं? कितने लोगों को तुम जिहादी बोलोगे? तुम जितना हमें जिहादी बोलोगे, हम उतना ही जोर से भगत सिंह का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे। जबरदस्त। ये देश हमारा है और इस देश पे जो आफत है, इस आफत से लड़ने की जिम्मेवारी भी हमारी है। इसीलिए जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पहला कि सबको अपने व्यक्तिगत स्तर पे इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी स्थिति में हमको हिंसा का सहारा न लेना है, न किसी को लेने देना है। और तीसरी बात कि ये लड़ाई अभी बड़े बड़े जलसों के रूप में देखा जा रहा है। पूरे देश में माएं बहनें बैठी हुई हैं, उस रूप में देखा जा रहा है। मैं कहता हूं कि इसके अगले स्तर पर पहुंचने की तैयारी होनी चाहिए। और अगला स्तर क्या है? आप गांधी जी के आंदोलन को उठा करके देखिए। वो किसानों का आंदोलन शुरू किए, खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिए, सरकार के साथ असहयोग किए, और फिर भी सरकार जब नहीं मानी तो कानून को मानने से इनकार किया, नमक बनाया, दांडी यात्रा की। उसी तरीके से हम लोगों को भी यह तय करना पड़ेगा, या तो सरकार एनपीआर, एनआरसी और सीएए को वापस ले। अगर सरकार एनपीआर, एनआरसी और सीएए को वापस नहीं लेती है तो अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को और आईन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए काले कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। हर हाल में हमको इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। अपने घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना, वरना वापस नहीं आना। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहते हैं चोर बोला जोर से, एक बिहार में कहावत है, चोर जोर से बोलता है। चिल्ला चिल्ला करके जो देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, वो देश को इस बात में उलझा करके रखना चाहते हैं कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं है, एनपीआर, एनआरसी है कि नहीं है। तो उन मोटा भाई को हम कहना चाहते हैं, एनपीआर, एनआरसी का मामला तो हम समझ ही रहे हैं, हम यह भी देख रहे हैं कि आप अपना बेटा जो सस्ता फोटोकॉपी लगता है आपका, उसको आपने बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया है। हम ये भी देख रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि आप विकास का जुमला उछालते हैं और इस देश की रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश में बेकारी आज के डेट में 45 सालों में सबसे ज्यादा है, किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसीलिए जो माएं आज निकली हैं
एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ हमको पूरा भरोसा है। स्मृति ईरानी की तरह फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि जब महंगाई होगी तो सचमुच अपना सिलेंडर लेकर के यही महिलाएं आएंगी फिर से लड़ने के लिए महंगाई के खिलाफ भी, और यही नौजवान आएंगे लड़ने के लिए बेकारी के खिलाफ भी। इसीलिए इस मंच से हम ये ऐलान, ये आह्वान करना चाहते हैं सरकार से कि सुन लो यह जुमला सरकार, हमें चाहिए रोजगार, नहीं चलेगा एनआरसी, सीए, एनपीआर। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। हमको सरकार के साथ आंख से आंख मिला करके और सरकार की चापलूसी करने वाले लोगों के मुंह पे जा करके ये कहना पड़ेगा कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गांधी अंबेडकर के देश में नहीं चलेगा एनआरसी, ये कहना पड़ेगा। और तब जा करके हमको ये समझना होगा कि ये जो लड़ाई है इसको हर स्तर पर लड़ने की जरूरत है। अगर मुशायरा का मंच हो तब भी इस दौर की दास्तान लिखी जाएगी। जब जुल्म हो रहा है तो जुल्म के गीत गाए जाएंगे, जुल्म पर शेर पढ़े जाएंगे और लोगों को समाज की हकीकत बताई जाएगी। अगर ऑफिस में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी, घर में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी। और जनता जब जब इकट्ठा होती है तो जनता ने यह साबित किया है कि अगर हिटलर हार सकता है, अंग्रेज भाग सकता है, तो ये नकली चाणक्य क्या करेगा, इसको भी हराएंगे, लोकतंत्र को जिताएंगे। और इस रिपब्लिक डे पर आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बधाई देते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सर एक धारा सर प्लीज, सर लोग लगाएंगे कन्हैया भाई प्लीज सर, आप अगर ये वाला माइक लेना चाहें कन्हैया भाई तो ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए आप लोग ये ले लीजिए। सर भाई आइए, नारा सुनना है तो हम लोग आजादी मांगते हैं। बोलिए, आजादी पसंद है कि गुलामी, आजादी पसंद है कि चापलूसी? जिन जिन लोगों को देश में आजादी पसंद होगा वो आजादी की बात करेंगे। किससे आजादी चाहिए? इस देश में जो भी हमारी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं से हमको आजादी चाहिए। और आज की समस्या क्या आई है? एनआरसी, सीए, एनपीआर। तो आप हमारे साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी। अरे सुन ले मोदी आजादी, तो साहब भी सुन ले आजादी। हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी। हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद वाली आजादी। अशफाक वाली आजादी, तो बिस्मिल वाली आजादी। फातिमा वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी। तो बिरसा वाली आजादी, अरे भगत सिंह की आजादी। अंबेडकर वाली आजादी, तो गांधी वाली आजादी। है हक तुम्हारी आजादी, है हक हमारी आजादी। तो लड़के लेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे मारो आजादी। तुम गोली चलाओ आजादी, तुम जेल में डालो आजादी। हम नहीं डरेंगे आजादी, अरे डरते किससे? तो ऊंचा बोलो महिलाएं मांगे आजादी। तो पुरुष भी बोला, आजादी। अल्पसंख्यक बोला, आजादी। आदिवासी भी बोला, आजादी। अरे बोल दलिता, आजादी। अरे बोल मजूरा, आजादी। किसान भी बोला, आजादी। जवान भी बोला, है हक तुम्हारी है हक हमारी अरे गरीबी से आजादी, तो भूखमारी से आजादी। अरे जातिवाद से आजादी, अरे पूंजीवाद से आजादी। सामंतवाद से आजादी, अरे सुन ले मोदी आजादी। भागवत भी सुन ले आजादी, अरे संघवाद से आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आईन वाली आजादी। शाहीन वाली आजादी, है हक तुम्हारी आजादी। है हक हमारी आजादी। आजाद देश में आजादी। आजाद देश में आजादी। तो एनपीआर से आजादी, तो एनआरसी से आजादी। और सीए से आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। तुम कुछ भी कर लो आजादी।
महिलाएं मांगे पितृ सत्ता से सुनसान सड़क पे शादी करने की साथी चुनने की अरे हाँ कहने की तो ना कहने की हम लड़के लेंगे खाने पीने की पढ़ने लिखने की पहनने ओढ़ने की है हक तुम्हारी है जान से प्यारी है प्यारी प्यारी है प्यारी प्यारी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।